नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड माफिया के आज के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सन 1898 का वो दौर जब हमारा भारतीय समाज, या यूँ कह लीजिए कि समाज का एक बड़ा तबका अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर अपने विचारों में बहुत आधुनिक नहीं था। सामान्य तौर पर समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में जब आप उस अधीर उम्र के व्यक्ति की वैचारिक आधुनिकता का अंदाज़ा अपनी छोटी बहू को लिखी उनकी उन चिट्ठियों से लगा सकते हैं, जिसमें वो उन्हें अपनी पत्नी यानी मृणालिनी देवी को छुट्टी मेरे दोस्त या फिर सिर्फ छुट्टी एड्रेस करते हुए चिट्ठी की शुरुआत करते हैं। हम आपको बता दें कि उनकी छोटी बहू का एक शॉर्ट टर्म था। वैसे तो अभी हाल ही में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी मॉडर्नाइज किया गया और उसमें कई परिवर्तन भी किए गए हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि 19वीं सदी में भी रविंद्रनाथ टैगोर वैचारिक रूप से कितने ज़्यादा आधुनिक थे। उन्होंने आज की ही तरह मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के बारे में न केवल सोचा बल्कि शांति निकेतन में उसे इम्प्लीमेंट भी किया। तो चलिए जरा टाइम मशीन पर सवार होकर चलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने उस दौर के उनके शांति निकेतन में, और तभी ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। अब तो ये मानी सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट स्टडीज़ में, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने सभी सब्जेक्ट्स में एक जैसा तेज तो हो नहीं सकता। ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। कहने का मतलब यह हुआ कि अक्सर कोई स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में मजबूत होता है वो हो सकता है कि संस्कृत में कमज़ोर हो, और उनके पास वैसे भी उनके लिए करने को कुछ होता नहीं सिवाय दिए गए सिलेबस को फॉलो करने के। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही रविंद्रनाथ टैगोर इस समस्या को समझ चुके थे और उसका समाधान भी उन्होंने अपने ही तरीके से करना शुरू कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर उनका तरीका था तो क्या था। उस समय शांति निकेतन का नियम था कि किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों को पढ़ सकता था। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट 5वीं क्लास में एडमिशन लेता है। वो बांग्ला और भूगोल में अपने स्टैंडर्ड यानी 5वीं क्लास के बच्चों की तरह ही है, लेकिन मैथमेटिक्स में उसका स्टैंडर्ड क्लास 4 के बच्चों के समान है। मतलब ये हुआ कि वो गणित में कमज़ोर है, और फिर वो अंग्रेज़ी में अपने क्लास के बच्चों से बहुत आगे है। तो शांति निकेतन की व्यवस्था के अनुसार अब वो छात्र बांग्ला और भूगोल पढ़ेगा अपनी 5वीं क्लास में, गणित जाकर पढ़ेगा क्लास 4th में, और अंग्रेज़ी पढ़ेगा क्लास 7th में। और सभी टीचर्स की ये कोशिश होगी कि वो उस स्टूडेंट को वर्ष के अंत तक कमज़ोर विषयों में अपने क्लास के बच्चों के बराबर बना दें। अब आप पूछेंगे कि इससे होगा क्या? तो दोस्तों, इससे होगा ये कि इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को यदि कोई दिक्कत होती है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसे फिर से उसके प्रीवियस क्लास में भेजा जाएगा। ज़रा सोचिए कि कितनी मॉडर्नाइज्ड वे में एजुकेशन सिस्टम को प्लान और इम्प्लीमेंट किया गया था। हाँ, पढ़ाई के नाम से तो सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा डरे रहते हैं। यहाँ मैं उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, अपवाद हर जगह होते हैं। यहाँ हम पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि रविंद्रनाथ खुद बच्चों को कैसे पढ़ाया करते थे। अब जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ उसे उन्हीं के एक पुराने स्टूडेंट ने कहीं पर इसका एक जिक्र किया था। तो कहानी कुछ इस तरह से थी कि अंग्रेजी ग्रामर की क्लास चल रही थी। उस क्लास में साबी नाम का एक लड़का था। रविंद्रनाथ ने एक बच्चे से कहा, साबी के पास एक गधा है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। उस बच्चे ने जवाब दिया, साबी इज एन एस। उसके जवाब पर रविंद्रनाथ ने बहुत जोर का ठहाका लगाया और साबी से कहा कि अरे साबी देख, तुझे तो इसने गधा बना दिया।
तब उस बच्चे को अपनी गलती समझ में आई और उसका अंग्रेजी ग्रामर का डर भी उड़नछू हो गया। तो इस तरह से हंसी हंसी में रविंद्रनाथ अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे और चीज़ों को समझा भी दिया करते थे। शांति निकेतन में जैसा कि हम जानते हैं पेड़ों के नीचे क्लासेस लगा करती हैं। स्टूडेंट तो हमेशा से ही क्लास बंक करने में माहिर होते हैं और उस समय के स्टूडेंट्स के शरारत की कहानियों से तो ऐसा लगता है जैसे आज के बच्चे बहुत ही अच्छे और सीरियस हैं। अब आइए इसे भी जानते हैं कि पेड़ के नीचे क्लासेस किस तरह से चला करती थी। पेड़ के नीचे क्लास मतलब बारिश होते ही फौरन भागकर बच्चों को किसी कमरे में शेल्टर लेना पड़ता था। टीचर्स द्वारा दिए गए क्लास वर्क को करते समय सभी बच्चों की निगाहें आसमान की तरफ होती थीं और अगर जरा सा भी बादल नजर आए तो फिर बात ही क्या, भले ही बारिश की एक बूंद गिरी हो या ना गिरी हो, शिक्षक महोदय के कॉपी मांगते ही सारे के सारे 9-2-11। अब आज न तो बच्चे इस तरह की हरकत करने की सोच सकते हैं और न ही टीचर्स उस माहौल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसी शांति निकेतन से विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार, वैज्ञानिक, संगीतकार, कलाकार और रिसर्चर्स निकले। लेकिन इन बातों से ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस आश्रम में अत्यंत कठोर डिसिप्लिन था, पर यह था तो रविंद्रनाथ का शांति निकेतन ही ना। यहाँ के बच्चों के द्वारा ही यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था, ना कि शिक्षकों के द्वारा। हैरान हो गए ना कि बच्चे खुद अपने को कैसे अनुशासित करेंगे। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर की इस थ्योरी का काफी विरोध भी हुआ था। अब आप देखिए कि वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती थी। उस समय ऐसा कहा जाता था कि रविंद्रनाथ का यह एक बिल्कुल ही अनप्रैक्टिकल थॉट था। चलिए अब जरा देखते हैं कि किस तरह चलता था छात्र राजतंत्र। दोस्तों, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए एक पैनल कंस्टिट्यूट किया गया था, जिसे आश्रम सम्मेलनी कहा जाता था, बल्कि इसे स्टूडेंट्स पार्लियामेंट कहना ज़्यादा ठीक होगा। हर छात्र इसका सदस्य होता था। सभी लोग मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव करते थे, जो कि एक एक्चुअल रूलर की तरह काम करती थी। इस समिति का एक हेड हुआ करता था, जिसके अंडर में कई कैप्टन्स होते थे और इनके पास काफ़ी पावर्स भी हुआ करते थे। छात्रों के लिए ये कैप्टन्स एक यमदूत के तरह थे। एक छात्र के तौर पर जो जितना ही दुष्ट होता था, कैप्टन के तौर पर वो उतना ही कठोर था। आपको अंदाज़ा भी है कि ये कैप्टन कितने टफ हुआ करते थे। अगर ये कैप्टन चाहें तो किसी भी छात्र को कोई भी सज़ा दे सकते थे। वो उन्हें एक कमरे में अलग रख सकता था, उनका खाना पीना बंद करवा सकता था और यहाँ तक कि किसी भी छात्र के बारे में शिकायत करके उसे आश्रम से बाहर निकलवा सकता था। अब ऐसा तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि सभी स्टूडेंट्स कैप्टन्स के आदेशों को लेकर बहुत ही ओबीडियंट रहा करते थे और बिल्कुल शांति से कैप्टन की हर बात मानते थे ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था। हमेशा की तरह यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो किसी भी डिसिप्लिन को नहीं मानते थे। फिर कुछ ऐसे भी थे जो कैप्टन की हर बात मान लिया करते थे। सभी कमरे 3 या 4 हिस्सों में बटे हुए थे। कमरों में 3-4 भाग हुआ करता था। हर एक पार्ट के लिए एक अलग कैप्टन था। हर एक रूम एक कैप्टन के अंडर था। 3-4 कमरे मिलाकर एक विभाग हुआ करता था और 3 विभाग आपस में मिलकर एक आश्रम बनाते थे। सबसे ऊपर जनरल कैप्टन, जिसे अधिनायक भी कहते थे, हुआ करता था। सभी पदों के लिए चुनाव किया जाता था, जो 1 सप्ताह या 15 दिन या फिर कभी कभी 1 महीने के लिए भी हुआ करता था। इन एग्जीक्यूटर्स से, जो कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे ऑब्जर्व करने का काम करते थे। इनसे कैप्टन्स बहुत डरा करते थे। पार्लियामेंट का मूल काम था नियम बनाना और एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम था बनाए गए नियमों के पालन पर निगाह रखना। कुछ मेजर इश्यूज के लिए एक कोर्ट भी हुआ करता था, जिसमें कैप्टन्स जज की भूमिका में होते थे।
यह कोर्ट रात को खाना खाने के बाद लगा करता था। टाइम मशीन पर सवार होकर शांति निकेतन के बीते जमाने की यात्रा आपको कैसी लगी? क्या यह सब आपको एक सपने की तरह नहीं लग रहा? आश्रम सम्मेलनी का अधिवेशन हर महीने हुआ करता था, एक पूर्णिमा की रात को और दूसरा अमावस की रात को। अमावस्या वाली रात को आश्रम की एक्टिविटीज़ पर चर्चाएं हुआ करती थीं और जो पूर्णिमा की रात को आश्रम सम्मेलनी हुआ करता था उसमें फुल मस्ती हुआ करती थी, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। एक बड़ा ही अजीब सा नियम था। आश्रम के बनाए हुए नियमों के अनुसार एकदम सुबह सुबह उठकर टंकी के ठंडे पानी से नहाने के बाद प्रेयर और फिर उसके बाद ड्रिल, तब जाकर नंबर आता था ब्रेकफास्ट और स्टडीज का। अब भयंकर ठंड में सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने के डर से बच्चे रात में ही टंकी का नल खोल दिया करते थे। तो दोस्तों, अब रविंद्रनाथ और शांति निकेतन पर आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको शांति निकेतन की और भी बहुत सारी मज़ेदार घटनाओं को बताएंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। दोस्तों, हम अपने बांग्ला ऑडियंस के लिए ऑडियो ड्रामा, फूड एंड ट्रैवल, कुकरी शो, फिल्म एंड म्यूजिक अपडेट्स, बच्चों की कहानियां और क्विज प्रोग्राम्स, टॉक शो, वोकल म्यूजिक और इलोक्यूशन जैसे मस्ती भरे प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं एक और नए चैनल जश्न मनाओ के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लिंक दिया जा रहा है। हमें बेहद खुशी हो रही है कि आपने हमारे चैनल अनटोल्ड माफिया को इतना सारा प्यार दिया और उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसा ही प्यार और स्नेह हमारे नए चैनल जश्न मनाओ को भी मिलता रहेगा। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।